बचाओ। रुको, रुक जाओ। नहीं, छोड़ो, मुझे जाने दो। क्या तुम मेरी क्लास की फूजी मियो सान हो? प्लीज ओशिकेरी-कुन, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे घर जाने दो। मेरे साथ कुछ भयानक मत करना प्लीज। ये सब तुम क्या बोल रही हो? फूजी मियो, वो क्लास में ऐसे बैठी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो हमेशा की तरह हंस बोल रही है। लगता है जैसे कल रात कोई और ही था। कोई और, हाँ शायद कोई और ही होगा। ये वो फूजी नहीं है जिससे मैं कल रात मिला था। लग रहा है जैसे वो किसी और दुनिया की ही फूजी थी। हाँ? शायद वो इस दुनिया में घूम रही थी और दूसरी दुनिया में जाने से पहले एक पल के लिए मुझसे मिली। लगता है मेरे घर में कोई ऐसा दरवाजा है जो दूसरी दुनिया तक जाता है। एक दुनिया जो बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। शायद वो उनमें से ही कोई एक होगी। पर एक बात समझ नहीं आ रही, वो आखिर मेरे घर क्या करने आई थी? ओशिकेरी-कुन, फूजी कुन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये क्लास जर्नल है, ये लो। याद है ना, आज तुम्हारी बारी है। ओह हाँ, थैंक यू। क्या सच में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? नहीं तो बिल्कुल नहीं। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? एक बात कहूँ, तुम एक नंबर के झूठे हो। तुम मुझे ही देख रहे थे। खैर छोड़ो, ये जर्नल संभाल लेना, ठीक है? क्या बात है ओशिकेरी-कुन, फूजी का और तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम तो बहुत चालाक निकले। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। तुम उससे बहुत छोटे हो। जरा सोचो, तुम दोनों साथ में चलते हुए कितने अजीब लगोगे। दिमाग मत खराब करो आओयामा। बकवास बंद करो और जाओ। अच्छा बच्चू, तुम्हारी जुबान तो काफी लंबी है। क्यों, सही कहा ना? बोल बे शैतान, बोल ना। तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है या नहीं? तुम्हारी तो है। बोल ना, बोल। बकवास बंद करो। बंद करो ये सब, बहुत हो गया, बंद करो। इसे समझा देना। ओशिकेरी-कुन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, उस आओयामा ने मुझे बहुत पीटा। ओशिकेरी, 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 बाहर आना कमीने। ये आवाज तो ओशिकेरी, ओशिकेरी। आओयामा। ओशिकेरी, ओशिकेरी। मॉन्स्टर! मार डालूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। ये क्या है? हे, ओशिकेरी, मैंने सुना है तुम्हारा घर एक बहुत बड़ी हवेली के जैसा है। हाँ? किसी दिन मैं तुम्हारे घर जरूर आना चाहूंगी। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ना करता। क्यों नहीं? मैं तो ऐसी बात पूछता तक नहीं। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ओह अच्छा, तो तुम बहुत शर्मीले हो। ऐसा नहीं है, ठीक है? ओशिकेरी, तुम हमेशा अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए, वरना तुम एक अजीब इंसान बन जाओगे। कुछ तो बोलो। क्या बात है? मुझे पता नहीं था इस शहर में इतना बड़ा घर है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम चाहते हो मैं सच में यहाँ से चली जाऊँ? देखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस घर में ऐसे दरवाजे हैं जो दूसरी दुनिया तक जाते हैं। दूसरी दुनिया के दरवाजे? हाँ, इसमें कुछ ऐसी जगहें हैं जो उस दुनिया से जुड़ी हैं और लोग वहां से गुजरते हैं। दूसरी दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह है। एक बार तो मैंने बिल्कुल मेरी तरह दिखने वाले एक आदमी को देखा। तुम्हें अपनी बेकार क्यूरियोसिटी के चक्कर में ऐसी सुपरनैचुरल चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। वैसे मैं इस तरह की चीजों पर यकीन नहीं करती, जैसे कि तुमने तुम्हारी तरह दिखने वाले आदमी को देखा हो।
मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा, काश ये मेरा वहम होता। रुको तो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलो अंदर, लेकिन तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा, ठीक है? फूजी कुन, आज 3 दिन हो गए फूजी मियो स्कूल नहीं आए और उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई है। मुझे तो लगता है कि उसके बाद वो शायद दूसरी दुनिया में चली गई है। अरे यार, अब ये क्या हो रहा है? शिकिरी-कुन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जल्दी करो, मेरी बॉडी को फिर से नॉर्मल कर दो। ये आवाज तो फूजी मियो की है। शिकिरी-कुन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें शाप देती हूँ, मैं तुम्हें शाप देती हूँ। क्या ये फूजी मियो ही थी? लेकिन एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये मेरी दुनिया का ही कोई था? या शायद ये हो सकता है कि दूसरी दुनिया में कुछ बहुत ही भयानक हो रहा हो। अरे ये क्या? ये तो फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन मैं तो सेकंड फ्लोर पर था। मैं यहां नीचे कैसे आ गया? रुक जाओ प्लीज। कौन है वहां? जाने दो मुझे प्लीज। ओशिगिरी-कुन, ओशिगिरी-कुन। ये तो मैं हूं। ऐसा मत करो। और वो फूजी मियो है। माफ करना, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। दरअसल मैंने अभी अभी अपनी रिसर्च शुरू की है। मैंने ये ट्रीटमेंट पहले आयामा कुन पर किया था, लेकिन वो बहुत बड़ा हो गया और मेरी रिसर्च फेल हो गई। अब तुम्हारी बारी है फूजी मियो। मैंने इस दुनिया के तुम्हारे काउंटर पार्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, पर वो मांस का गोला बनकर रह गई। मेरे उस फेल हो चुके एक्सपेरिमेंट को मैंने दूसरी दुनिया में छोड़ दिया, यानी कि तुम्हारी असली दुनिया में। और उसके बाद सबसे अच्छी चीज ये हुई कि तुम अंदर आ गई, जो कि मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि अब मैं अपना नया फॉर्मूला टेस्ट कर सकता हूँ। मेरी ये दवाई बिना किसी साइड इफेक्ट के हाइट बढ़ा सकती है। हाइट? ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। फिक्र मत करो फूजी। नहीं, नहीं मत करो। रुक जाओ। तुम यहाँ? अच्छा, तो आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए, हाँ? आखिर क्या है ये? तो इसका मतलब कि वो सब सही समझे, दूसरी दुनिया, कम से कम तुम लोगों के लिए। रुक जाओ। अपने डुप्लीकेट पर एक्सपेरिमेंट करने का क्या सही मौका मिला है मुझे। बस बहुत हुआ। ओशिगिरी-कुन! तुम कमीने। ओशिगिरी-कुन, नहीं! नहीं! उसे वापस लाओ! उसे वापस लाओ! हैवान कहेंगे, उसे वापस लाओ! तुम पहले उसे नॉर्मल करो! फूजी-कुन! पीछे हटो मुझसे! नहीं! फूजी-कुन, तुम शांत हो जाओ। ये मैं हूँ ओशिगिरी। कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ। जब मैंने उसे धकेला तब मैंने उससे इंजेक्शन ले लिया। तुम जिस मॉन्स्टर को देख रही हो वो मेरा डुप्लीकेट ही है। कमीने, ये मत सोचना मुझे मार कर तुम बच जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सी समांतर दुनिया है। ये मत भूलना, यहाँ अनगिनत खूनी ओशिगिरीज़ हैं। ओशिगिरी-कुन, क्या हम इसे अपनी दुनिया में वापस ला सकते हैं?
जब मैं छोटी थी तब मुझे पापा के मरने के सपने आते थे। अरे मेरी प्यारी बच्ची, पापा को कुछ नहीं होगा। रिको, पर अभी तक इस फिक्र ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। अगर मुझे किसी बात से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो है मेरे पापा की मौत। इज्जतदार टोकुरा परिवार में पारंपरिक शादी एक रिवाज था। मॉम, डैड, दादाजी, दादी जी, मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू। हे रिको-सान, मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें भाभी बुलाना चाहिए, है ना? हाँ, सुनकर अच्छा लगा टोमोका-चान। मेरे पति माकोटो मुझसे शादी करने के लिए अपने परिवार के खिलाफ जाने के लिए तैयार थे। तुम अपना दिल छोटा मत करो रिको, एक ना एक दिन वो मान ही जाएंगे। हाँ। ओ, ये मेरे दादाजी और दादी जी हैं। ये दोनों बहुत बूढ़े हैं ना, इसलिए शादी में नहीं आ पाए। दादाजी, दादी, जरा देखिए तो कौन आया है। मेरी वाइफ रिको। आपसे मिलकर खुशी हुई। रिको, रिको। पापा, मैं यही हूँ पापा। रिको, तुम माकोटो कुन के साथ हंसी खुशी से रहना। तुमने फिर से वही सपना देखा है ना? आई एम सो सॉरी, फिर से वही सपना आया। कोई बात नहीं, चलो अब सो जाओ, सो जाओ। ओह, सच में टोमोका? पर मॉम, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। आप लोग हंसना बंद करो, मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। मुझे तो लगता है ये घर बहुत बड़ा है। कौन है? वहाँ भूत है। अरे वो भूत नहीं है बाबा। तो फिर वो कौन थे? मुझे लगता है वो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे। देखो, मुझे पूरा यकीन है जिसे तुम भूत समझ रही हो, दरअसल वो मेरी दादी की दादी हैं। तुम्हें गलतफहमी हुई है। दादी की दादी? वो अभी तक जिंदा है? और कितने साल की है वो? वो 125 साल की हैं। 125 साल की? क्या वो सच में इतने साल से जिंदा है? देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे मिली हो, पर मेरी ग्रेट आंट और अंकल यहीं पर रहते हैं। तुमने शायद उनको देखा होगा। वो दोनों धुंधले हो गए हैं और यहाँ से चले जाने के कगार पर हैं, पर वो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। चले जाने की कगार पर है? मेरे परदादा और उनकी मॉम भी यहाँ आसपास हुआ करती थी, लेकिन वो दोनों पूरी तरह से गायब हो गए हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? वो गायब क्यों हो गए? क्योंकि वो सिर्फ उनकी आफ्टर इमेज थी। उसके बाद अगले साल अनफॉर्चुनेटली मेरे दादा ससुर की मौत हो गई। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। हाँ पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। रिको बेटा, तुम इस घर में खुश हो ना? ये परिवार तुम्हारी देखभाल करता है? हाँ। आप यहाँ पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं माकोटो-सान, मेरी रिको का अच्छी तरह से ख्याल रखना, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पापा। चलो रिको। रिको चलो भी। आज पूरा का पूरा टोकुरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हो रहा है। मेरे ख्याल से तुम पहली बार उन सबको देखोगी। मेरे पिताजी ryuzo का फ्यूनरल अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब वक्त आ गया है शुरुआत करने का। दोस्तों, ryuzo के बारे में एक साथ तहे दिल से सोचिए
और अपनी पूरी शक्ति से उनके बारे में सोचिए। भले ही उनका अंतिम संस्कार हो गया हो, पर अपने परिवार की विल पावर से रोजाओ हमारे सामने ऐसे दिखाई देंगे जैसे वो जिंदा हो। दोस्तों सोचो, पूरी शक्ति के साथ सोचो। पिताजी, वो जिंदा हो गए। पिताजी, 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 पिताजी। दादाजी असल में जिंदा नहीं हुए थे और ना ही वो भूत बनकर वापस आए थे। वो एक ऐसी इमेज है जो हमारे परिवार की विल पावर से बनी हुई है और हम लोग उसे आफ्टर इमेजेस कहते हैं। सच कहूं तो असलियत में उन लोगों की कोई फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं, पर हमारे परिवार को लगता है कि वो हमारे आसपास ही मौजूद हैं और मानो हम लोग उनसे हकीकत में बातें कर रहे हैं। पर शायद वो सिर्फ एक वहम है। यहां तक कि बातचीत करते हुए भी वो ऐसा कुछ नहीं कहते जिसकी कल्पना हम जिंदा लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सब परिवार वाले लगातार आफ्टर इमेजेस बनाते ही रहते हैं। जब परिवार में कोई गुजर जाता है तो वो उस खालीपन को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। वो परिवार का एक हिस्सा बनकर चलते फिरते रहते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ वो इमेजेस धुंधली होने लगती हैं। जैसे वक्त बीतता है वो इमेज और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने लगती हैं और 20 साल के बाद वो इमेजेस पूरी तरह से गायब हो जाती हैं, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन 20 सालों तक वो हम जिंदा लोगों के लिए जीने में मदद करती हैं। इससे उन्हें अच्छी तरह अलविदा कहने का मौका मिलता है। मेरी 125 साल की उम्र की दादी पिछले 20 सालों से आफ्टर इमेज बनकर हमारे साथ में हैं। शायद वो जल्दी गायब हो जाएंगी, लेकिन इस बात पर मैं और मेरे डैड या फिर मेरी दादी अब ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिचुएशन को समझने और उन्हें अलविदा कहने के लिए हमारे पास पूरे 22 साल थे। सुनो मकाटो सान, एक बात बताओ, किसी दिन अगर मेरे पापा गुजर गए तो क्या हम उनकी आफ्टर इमेज बना सकते हैं? मुझे लगा था कि तुम मुझसे ये पूछोगी। मैं समझ सकता हूं कि आखिर तुम अपने परिवार की आफ्टर इमेज क्यों चाहती हो। ये तुम क्या कह रहे हो माकोतो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? माकोटो रिको-सान के पापा की आफ्टर इमेज बनाने का मतलब तुम्हें पता भी है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, मेरा ये पूछना गलत था। ऐसा बेहुदा सवाल पूछने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनिए भाभी, आप मॉम डैड की बात का ऐसे बुरा मत मानिए। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं सबसे। जानती हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो गई थी। मैं कल जाकर फिर उनसे माफी मांगूंगी। टोमोको-चान, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए थैंक यू। वो तो इसलिए क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं भाभी। थैंक यू। मुझे भी तुम अच्छी लगती हो टोमोको-चान। सुनो, टोमोको-चान के बारे में लगता है तुम समझ गई हो। टोमोको-चान भी एक आफ्टर इमेज ही है। एक बीमारी की वजह से 10 साल पहले ही मेरी बहन मर चुकी थी और हाल ही में उसकी आफ्टर इमेज धुंधली होने लगी है। हे मॉम, क्या हुआ टोमोका? आप भाभी पर नाराज मत होना, वो बहुत अच्छी वाइफ है। ये बात मैं अच्छे से समझ सकती हूँ बेटा, पर आई लव यू मॉम। मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ मॉम, और ना ही मैं शादी करना चाहती हूँ। समझ गई ना, है ना मॉम? हाँ ठीक है मेरी बच्ची, तुम चिंता मत करो। तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती हो। कुछ महीने गुजर गए और उसकी परदादी, उसके आंटी और अंकल सब गायब हो गए।
अब उसके ग्रैंड पेरेंट्स की परछाई भी धुंधली होने लगी थी। दूसरे दिन हमारे परिवार में एक और फ्यूनरल था और आफ्टर इमेज बनाने की सेरेमनी में मैंने भी हिस्सा लिया था। मैं पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी थी और टकुरा परिवार के मेंबर होने के नाते मैंने इसके लिए बहुत कोशिश की। हमारी शादी को पूरे 8 साल हो गए थे, फिर भी मेरे ससुराल वालों ने अभी भी मुझसे दूरियां बनाई रखी थी। मुझे लगा शायद मेरी कोशिश कम पड़ रही है, इसलिए उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। हनी सुनो, तुम्हारा लंच। माकोतो सा, हे, मुझे तो लगा था कि हम स्टेशन पर मिलेंगे। पर मैं तुमसे जल्दी मिलना चाहती थी। सुबह मैंने जिसे देखा वो तुम्हारे ऑफिस की मोरी सान थी ना? तुम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है? हाँ। तो अब तुमने आगे क्या सोचा है? देखो, सच तो ये है कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगी। रिको, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा और जिम्मेदारी उठाते हुए उसके ये साथ। तुम क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम मुझसे डिवोर्स लिए बिना उससे शादी कैसे करोगे? मैं सीधा उसी से बात करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। छोड़ो मेरा हाथ। मैं कहता हूँ कि तुम चुप हो जाओ। I'm sorry रिको। I'm sorry कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ बताया नहीं। मुझे माफ कर दो। क्या? आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है। हम दोनों की तब शादी नहीं हुई थी और हमारी एंगेजमेंट से एक दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तभी तुम्हारी मौत हो गई थी। मैंने अपने डैड को मनाया तुम्हारी आफ्टर इमेज बनाने के लिए। उनके सामने मैं गिड़गिड़ा रहा था रिको। रिको! नहीं, नामुमकिन। तुम्हें अगर ये सब झूठ लगता है तो अपने पापा के घर चली जाओ। वहां पर तुम्हारी कब्र के ऊपर तुम्हारा नाम अभी भी लिखा होगा रिको। मतलब मैं बिल्कुल। मैं एक आफ्टर इमेज हूं। 10 साल बाद मैं चली जाऊंगी। अजीब बात है, लगा जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया। अगले दिन मैंने टोकुरा का घर छोड़ दिया। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने अपनी ननद से बहुत बार माफी मांगी और फिर उसे अलविदा कह दिया। पुरानी बातें सोचती हूँ तो लगता है वो अपनी बीवी के बारे में क्या सोचता होगा, जो अपने पापा के मौत के सपने देखकर रोती थी। क्या मैं कभी उसकी मौत का सपना देखकर रोई होंगी? मुझे लगता है मुझे उससे भी माफी मांग लेनी चाहिए। मेरे गायब होने से 10 साल पहले मैं सोच रही थी मैं या मेरे डैड पहले कौन जाएगा। रिको, अरे क्या हुआ बेटा? पापा, मैं घर आ गई।